Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार ये बात खुल गई कि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक केवल एक आदमी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लेकर आई है। संविधान को बदलना चाहती है, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि उसके पास संख्या ही नहीं है। मोदी सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते पर बढ़ने के पहले ही कदम पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसके पास संविधान को बदलने के लिए राज्यसभा तो छोड़िए, लोकसभा तक में पर्याप्त संख्या नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव को अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार बता रही है। बिल पेश होने से पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्चे में कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव में वाकई सुधार जैसा कुछ है, या फिर इसमें देश को एक तानाशाही की तरफ ले जाने की दमित महत्वाकांक्षाएं हैं? वो महत्वाकांक्षाएं किसकी हैं और क्यों हैं, उनके इरादे क्या हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब लोकसभा में इस पर चर्चा हुई तो बात दूर तलक निकलती चली गई। The Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है, ये एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं एक देश एक चुनाव के लिए लाए गए 129वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 दिन पहले संविधान बचाने की बात की जा रही थी, अब संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए विधेयक लाया गया है। इरादा क्या है? मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना ही विधायी नियमों के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है, आप विधानसभाओं का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। संघवाद का मूलभूत सिद्धांत है कि संविधान में केंद्र और राज्य बराबरी के हकदार हैं। आप राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैं? मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। Mr. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पावर को केंद्रीकृत करने जैसा है। लोकसभा में संविधान पर 2 दिन चर्चा हुई, राज्यसभा में अभी भी चर्चा चल रही है। ऐसे में संविधान पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ करके केंद्र सरकार अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो यहां तक कह दिया कि यह विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। वहीं आईयूएमएल नेता मोहम्मद बशीर ने कहा कि यह संविधान पर सीधा हमला है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. आपको पता ही होगा कि 17 दिसंबर संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन था। सबको इंतजार था
कि क्या होने जा रहा है। तभी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी सीट से उठते हैं और लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करते हैं। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। अब जरा समझिए कि कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव को पास कराने के पहले ही कदम पर मोदी की पोल खुल गई है। सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। इस बिल को स्वीकार करने के लिए लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 220 तो विरोध में 149 वोट पड़े पहली दफा। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने प्रक्रिया को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो वो पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े और यहीं पर मोदी सरकार का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया, क्योंकि इसने उसकी पूरी तैयारी को बेनकाब करके रख दिया। न केवल विपक्ष ने बल्कि पूरे एनडीए के कुनबे ने भी इस बिल को स्वीकार करने के पक्ष में वोट नहीं डाला, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं और कुल वोट पड़े हैं केवल 269, मतलब साधारण बहुमत से भी कम। अगर पूरे वोट पड़े होते तो भी यह जरूरत, मतलब बिल को पास कराने की जरूरत के आंकड़े से कम होता। मान लीजिए अगर इतने ही वोट बिल को पास करने के लिए मिले होते तो सरकार की भारी फजीहत तय है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2/3 बहुमत मतलब 461 में से कम 307 वोट, जबकि बिल को स्वीकार करने के लिए हुई वोटिंग में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पड़े वोट जरूरी आंकड़े से पूरे 14 वोट कम है, वो भी तब जब बीजेपी ने इसके लिए व्हिप जारी किया था। पानी पानी हुई मोदी सरकार ने इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की बात शुरू कर दी। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा पहले भी सारी व्यवस्था दे दी है, पुरानी परंपरा भी बता दी है, मंत्री जी ने भी कह दिया है कि जेपीसी गठित होगी। जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे। जब बिल आएगा तब सबको पूरा समय देंगे, विस्तार से चर्चा होगी। जितने दिन आप चर्चा चाहेंगे उतने दिन का समय देंगे। लेकिन तब तक मोदी के इरादों और सरकार की इज्जत दोनों के पर खच्चे उड़ चुके थे। आपको याद हो तो एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में सभी पक्षों और संविधान विशेषज्ञों से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। कोविंद कमेटी ने मुख्य तौर पर अपनी रिपोर्ट में 5 सिफारिशें की थी। पहली, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरी, हंग असेंबली यानी त्रिशंकु स्थिति की सूरत में अविश्वास प्रस्ताव आने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज यानी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। चौथा, चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। और पांचवा, एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जानी चाहिए। मतलब अगर इन सारी सिफारिशों को पूरी तरह मान भी लिया जाए तो 5 साल में लगभग 6 महीने तक केवल चुनाव के कार्यक्रम चलते रहेंगे और इसके बाद भी कुछ पता नहीं है कि अगर पूर्ण बहुमत न आने की सूरत में जो सरकार बनेगी उसका भविष्य क्या होगा। क्या एक बार सरकार बन जाने के बाद 5 साल तक उसे चलाने की बाध्यता होगी और क्या इसको लोकतंत्र कहा जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब साफ नहीं है। लेकिन इतना तय हो चुका है कि इस रिपोर्ट के तहत एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। लोकल बॉडीज के चुनाव की परंपरा भी शुरू हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से इसकी वकालत करते रहे। वहीं विपक्ष इसे मोदी की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने की तानाशाह सोच का नतीजा बताया है।
लोकसभा की वोटिंग ने जता दिया है कि वो मोदी के इरादों के साथ कितना सहमत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।